हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अव्यान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी हमारे अभियान के लाडले हैं, जल्दी आ जाइए क्लास में और फिर करेंगे क्लास की शुरुआत। आज फिर से हमारी जो क्लास होने वाली है वो डिस्कस करेंगे हम लोग ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा उसके आगे। यानी हम लोग उसमें और रिलीजियस जितने भी हमारे जो सेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जितने भी हमारे वर्ग हैं, उपवर्ग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जितनी भी अवधारणाएं, कंसेप्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रयास करेंगे उनको सॉल्व करें, आपको बताने का कोशिश किया जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, वो सारे के सारे सवाल हैं जो आपसे एग्जामिनेशंस में किसी ना किसी रूप में पूछे जाएंगे, या फिर वो आपको किसी ना किसी रूप में आपके एग्जामिनेशन में मदद करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी आ जाइए और फिर हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। सबका स्वागत है भाई। याचिका जी, कुमार विष्णु, मधु जी, वर्णिका जी, सोनाली जी, तान्या, करम साहब और भावना, अंकुश, जितने भी बच्चे जो कक्षा में मुझे दिखाई दे रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप सबका स्वागत। और जल्दी से मुझे बताओ अपने हालचाल, कैसा चल रहा है आपका? पढ़ाई लिखाई हो रही नहीं हो रही है? सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, और आदेश भी मान सकते हैं आप, है ना? क्योंकि टीचर के पास, गुरु के पास में क्या होता है, आदेश देने का क्या रहता है, अधिकार होता है, हक होता है। आप रेगुलर बेसिस पे क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहेंगे, आप सवाल करते रहिए, आपको मदद मिलती रहेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो होगा ये कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो आधी अधूरी होगी। कुछ बातें आपको क्लियर होंगी, कुछ बातें क्लियर नहीं होंगी, कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मेरा आपसे क्या रहेगा, आग्रह भी रहेगा, आपको सजेशन भी रहेगा, आपको आदेश भी रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या करें, PYQs को, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब ज़रूर आप उनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में होना चाहिए, आंसर हो या ना हो, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर दिमाग में क्वेश्चन है आपके में, आंसर ढूंढ लिया जाता है। सवाल ही नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से आप आंसर ढूंढेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपके दिमाग में पहले सवाल क्रिएट होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन क्रिएट दिमाग में नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा भाई, तैयारी मजबूत नहीं होगी। इसलिए कहाँ, किस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और बस अब एक बार ही आपको क्वेश्चन याद हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको आंसर भी मिल जाएगा। उसका आंसर मिल जाता है, आंसर मिल जाते हैं। इसलिए सवाल को ध्यान में रखिए। ओके, इसी के साथ में हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, सब बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे बड़ा ध्यान पूर्वक आंसर करना है आपको। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आंसर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुद बाई? फटाफट से बताइए। फॉर whom did the Ashoka dig or carve caves on the बराबर हिल इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? क्या है सही आंसर? सब बच्चे जल्दी से बताइए। सभी लाडले, सभी कर्मवीर, जो कक्षा में, सब बच्चे आंसर करिए। सभी कर्मवीर जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, थोड़ा देख लेते हैं कि भाई, देखिए यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछने के लिए नहीं आता, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं हम लोग, इसलिए हम आपके साथ में जुड़ते हैं कि आपको क्या हो, एक तो क्वेश्चन पता चल जाए, और आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है, वो उस आवश्यकता के अनुरूप आपको क्या मिल जाए, एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अगर आपको इतना मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, अगर आप सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ अगर सुनते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, न जाने वो बात कहाँ आपको काम में आ जाए। यानी हम जब बात करते हैं किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में,
तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग को अलग अलग भागों में बांटते हैं, मोटा मोटा 3 भागों में बांट देते हैं। उसमें से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सब कॉन्शियस माइंड। यानी अगर आपके अचेतन मस्तिष्क में चीज़ें रहती हैं, सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका सवाल सही करवा देती हैं, क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं सवाल सही करवा देती हैं। आप सब बच्चे जानते होंगे भाई कि जो हम अगर बात करते हैं किसके बारे में, सुभद्रा के बारे में, उसके बेटे के बारे में, आप जानते होंगे अभिमन्यु की बात कर रहा हूं मैं। अभिमन्यु ने क्या किया था, अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही क्या किया था, जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना सीख लिया था। इसका मतलब क्या है, वो जब उसके पिताजी और माताजी आपस में बातचीत करते थे तो वो उसको सुनता था। बच्चा क्या होता है भाई, सुनता है, वो जीवित प्राणी है, जीवित आत्मा है, सोल है, तो वो क्या करेगा, सुनेगा। तो सुनने से बहुत सारी बातें क्या है आपको क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं मैं, आपको अगर अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से बताने बैठ जाऊं यहाँ पे, जैसे एडगर डेल की एक थ्योरी है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, अनुभव का शंकु बोलते हैं। उसमें भी क्या है, जो लिसनिंग होता है वो स्टडी करने से ज्यादा प्रभावी होता है। सुनना और देखना, अगर आप क्या करते हो, सुनते हो, बात समझ में आई, सुनते हो प्लस देखते हो, तो यहां से क्या कर सकते हैं आप लगभग, आपको मैं बता रहा हूं 50% क्या कर सकते हो, आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, रख सकते हो। लिसनिंग से, सुनने से 20% आपको ज्ञान मिलता है और देखने से मिलता है 30%। तो टोटल आप क्या कर सकते हो, 50% हमेशा दिमाग में अपने में रख सकते हो। इसलिए हम आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, आपके साथ में कनेक्ट करते हैं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप पूरी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुना करें और बोर्ड पे देखा करें कि भैया इधर क्या चल रहा है। चलिए अब हम बिना देरी के हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सवाल था, क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर दिया है, आप सब ने आंसर दिया है वो सही है, आजीवक। इसके बारे में तो बहुत बारी बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बारे में, ये आजीवक हैं क्या। आजीवक की जब हम बात करते हैं तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पे याद रखना है आपको, किसमें, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कई सारे सेक्ट्स आते हैं, कई सारे संप्रदायों का क्या होता है, ओरिजिन होता है। कई जगह पे अलग अलग बुकों में कुछ कुछ बताया गया अलग अलग, तो ज्यादातर जगह पे बताया गया कि 62 समुदायों का क्या होता है, 62 सेक्ट्स जो है, यानी 62 समुदाय जो है उत्तर भारत में क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो ख्याति मिलती है, सबसे ज्यादा जो उनको प्रसिद्धि मिलती है, वो कौन होते हैं, आजीवक होते हैं। आजीवक के बाद में बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, जैन होते हैं। जैन के बाद में क्या होते हैं, बौद्ध। जैन के बाद क्या होते हैं, बौद्ध। ये क्या है, ये कुछ सेक्ट्स हैं, ये संप्रदाय हैं। यानी कि आजीवक संप्रदाय जो है उसके बारे में बताया जाता है कि ये 5th सेंचुरी BCE के आसपास है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये जैन के बारे में बात करेंगे तो 6th सेंचुरी BCE की बात है। ऐसे ही बुद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब ये आजीवक की जब चर्चा करी जाएगी तो ये क्या है, ये मेटरलिस्टिक क्या है, थिंकर हैं। आप ये मान लीजिए कि ये कौन है, भौतिकतावादी। भौतिकतावादी, इसका मतलब आप इनको क्या कह सकते हो भाई, आप भौतिकतावादी की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो पुनर्जन्म में कोई भरोसा नहीं रखते हैं, जो कर्म कांड में कोई भरोसा नहीं रखते हैं, किसी चीज को मानते ही नहीं है। यहाँ पे चारवाक के बारे में आप सब बच्चों ने सुना होगा। चारवाक भी क्या है, मेटरलिस्टिक थिंकर हैं, और ये क्या है, ये भी भौतिकतावादी हैं। इनका मानना क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूयस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुता। इसका मतलब क्या होता है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, आनंद पूर्वक जियो, खुशी मिलनी चाहिए, मजा आना चाहिए जीवन में। तो यहाँ पे जीवन जब तक है आनंद पूर्वक जियाना जाना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर आपको आनंद के लिए कर्जा भी करना पड़े तो आप कर सकते हो। ये किनका कहना है, ये चारवाकों का कहना है। यहाँ पे ये भौतिकतावादी चिंतक है। एक बार शरीर जल जाता है, भस्मीभूयस से हो जाता है, यानी राख बन जाता है, तो उसके बाद में उनका पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, रिवर्थ होता है नहीं होता है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए, व्यक्ति को बिना किसी की फालतूगिरी में पड़े हुए क्या करना चाहिए, आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी आइडियोलॉजी है।
यहाँ पे आजीवक जो हैं ये कौन है, भौतिकतावादी हैं। मखली गोसाल के बारे में आपने सुना होगा, कई बार बताया, वो क्या है, इनके कन्वेनर हैं, इनके मेंटर है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इनका जो प्रभाव था, आजीवकों का जो प्रभाव था वो जबरदस्त था लोगों के ऊपर, उनके जनमानस के ऊपर, और इतना प्रभाव था, इसी से इंस्पायर होकर के अशोक ने, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो उसका पोता है, उसका नाम है दशरथ। तो ये क्या करते हैं, बिहार के एक जहानाबाद जिला, यानी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम आज की डेट में गया बोलते हैं, जहानाबाद को क्या नाम आजकल किसके नाम से जाना जाता है, गया के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे क्या है, 7 केव बनवाई जाती है, 7 केव्स बनवाई जाती है, गुफाएं बनवाई जाती हैं, और वो किनको दी जाती है दान में, आजीवकों को रहने के लिए दी जाती है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सभी आंसर करिए सारे बच्चे, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत या एम्बेसडर आया, फटाफट से बताइए। आपको हमारी बात कुछ कुछ समझ में आती है तो एक बारी थोड़ा कुछ हा हलो कर दिया करो भैया, कुछ कह दिया करो, कुछ कमेंट वमेंट बोल दिया करो, बता दिया करो कि आपको हमारी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है कि नहीं। पता चले कि मैं अपना इधर गाना गा रहा हूँ और आप जो है अपना कुछ और देख रहे हो, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आप मुझे बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे और कहाँ तक क्या बात करनी है, किस लेवल तक मुझे बात करनी है। पता चले मेरी बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही हूँ, है कि नहीं, मैं इधर एनर्जी लगा रहा हूँ। तो कमेंट कर दिया करें आप सारे बच्चे, सभी महारथी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है सेकंड, और आपको जवाब देना है क्या है सही आंसर। 10 सेकंड का समय आप सबके पास। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सवाल है, हु वाज द एम्बेसडर इन द बिंदुसाराज कोर्ट। यानी अगर हम बिंदुसार के दरबार की बात करते हैं तो बिंदुसार के दरबार में एक एम्बेसडर आया था, राजदूत आया था, तो उसका नाम क्या था। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, इन महानुभाव के बारे में। तो ये बिंदुसार जी जो हैं ये क्या हैं, एक महान पिता के बेटे हैं। बिंदुसार वाज द सन ऑफ अ ग्रेट फादर, एक महान पिता के बेटे हैं, यानी इनके पिताजी का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक महान बेटे के पिता हैं, यानी कि ये अशोक के क्या हैं, पिता हैं। आप सब बच्चों को ये पता होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यहाँ पे ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, श्रवण बेलगोला जा करके क्या करते हैं, सल्लेखना विधि से अपना प्राणोत्सर्ग करते हैं जैन धर्म को अपनाने के बाद में। जब वो जाते हैं मगध से तो अपनी गद्दी दे करके जाते हैं किसको, बिंदुसार को, और बिंदुसार फिर क्या करता है, रेन करता है, रूल करता है यहाँ पे 297 BCE से, और ये 272 BCE तक रूल करते हैं, है ना। उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपने बेटे को, अब बेटे को गद्दी देते नहीं है, बेटा छीन लेता है 101 बेटे थे इनके, जिसमें से अशोक एक था। बात समझ में आई, 101 बेटे में से क्या था, अशोक एक था। अलग अलग श्रुतियों के हिसाब से, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ पे इनके दरबार की जब हम बात करेंगे तो देखो मेगस्थनीज जो है वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये ध्यान रखना है, मेगस्थनीज जो था वो किसका, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, यानी उसका क्या था, आप समझ लीजिए हाई कमिश्नर, एम्बेसडर था। और आता किसके दरबार में, ये आता है, आप सबको याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो डायमेकस जो है वो आता है बिंदुसार के दरबार में। फिलहाल तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी है, डायमेकस। अब यहाँ पे डायमेकस कौन है, तो डायमेकस भाई ये एंटीओकस का क्या है, एंटीओकस फर्स्ट का, जो कि सीरिया का शासक है,
उसके कोर्ट में आता है, उसके दरबार में आता है। यहाँ पे एक व्यक्ति और बचा है, उसका नाम है अशोका। अशोका के जो कोर्ट में आता है उसका नाम है डायनोशियस। और डायनोशियस जो आता है वो किसके, अशोका के दरबार में आता है, कोर्ट में आता है। क्यों आता है भाई, चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। जैसे पूरी दुनिया में क्या है, जितने भी ऑलमोस्ट की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है कि नहीं, तो भारत के क्या है, राजदूत हैं। हमारे पड़ोसी देशों के साथ में, सबके साथ में हमारे क्या है, राजदूत हैं, ठीक है, काउंसलर्स हैं। जैसे मालदीव में भी अभी क्या हो गया है, मालदीव में भी हमारे यहाँ से क्या है, काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जिसमें मालदीव के साथ जो लगातार हमारा विवाद चल रहा है, उसके बावजूद भी क्या है, हमने वहाँ पे काउंसलर को अपॉइंट किया है। बात समझ में आई। हर देश में हमारे क्या हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे राजदूत हैं, जो कि हमारी सॉवरेन टेरिटरी भी होता है। यानी जितने भी विदेशी दूतावास होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिया की सॉवरेन टेरिटरी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो फिलहाल तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, इसका सही आंसर है डायमेकस। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए आंसर करिए फटाफट से। आपको बताना है कल्प सूत्र के बारे में। सभी बच्चे बताइए कल्प सूत्र के बारे में। कल्प सूत्र का लेखक बताना है। हु वाज द ऑथर ऑफ कल्प सूत्रा? शिमुख, पाणिनि, भद्रबाहु, पतंजलि। फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? कल्प सूत्र के आपको बताना है ऑथर के बारे में। अब जिन जिन भारतीयों ने जवाब दे दिया है, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पे जब हम बात करेंगे भाई, अच्छा है, बढ़िया है। कल्प सूत्र जो है ये क्या है, टेक्स्ट है, और किस में है, संस्कृत में है। कल्प सूत्र क्या है, टेक्स्ट है, और कौन सा टेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए, जैन टेक्स्ट है, ठीक है कि नहीं। और इसमें क्या है, कल्प सूत्र में क्या है, जितने भी जो जैन मॉन्क हैं उनके बारे में क्या है, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में क्या है, यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। कल्प सूत्र में क्या किया गया है, इसको कई भागों में बांटा गया है। मेन जो है इसके 4 भाग हैं। इसमें एक क्या है, स्रोत सूत्र है, बात समझ में आई। और इसमें क्या है, यहाँ पे जितने भी क्या हो सकते हैं, आचार नियम है, किसके, जैन मॉन्क के, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। जैसे इसमें एक और है, आपको मैं अगर बताऊं, जैसे ग्रस्त सूत्र, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या है, जो सामान्य संस्कृति के नियम है ग्रस्तों के, वो इसमें शामिल है। यहाँ पे मैं बताऊं एक और, इसको बांट देते हैं आगे, जैसे धर्म सूत्र है, तो धर्म सूत्र के अंदर क्या होगा, जितने भी धार्मिक नियम है वो इसके अंदर शामिल रहते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे यज्ञ के लिए, ठीक है कि नहीं, दान के लिए बहुत सारे नियम इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी जो रचनाकार हैं उनके बारे में बताया जाता है कि इसके रचनाकार हैं भद्रबाहु जी। और भद्रबाहु जो हैं, ये याद रखना है, ये वो जैन मुनि हैं जो क्या करते हैं भाई, ये वो जैन मुनि हैं जो क्या करते हैं, मगध से ट्रैवल करके, पलायन करके, और यहाँ पे याद रखना है ये क्या है, दिगंबर हैं। आपको याद होना चाहिए ये क्या है, दिगंबर हैं। दिगंबर, और याद रखना है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं, तो उनके ये क्या हैं, गुरु हैं, समझ लीजिए। बात समझ में आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। दक्षिण में इनका प्रभाव रहेगा, सब बच्चों को याद होना चाहिए। यहाँ पे भद्रबाहु जी हैं, उनका जैन मुनि आचार्य, दक्षिण में इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो सही आंसर इसका क्या है, सी इज द राइट आंसर। ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध मंत्री था, किस विश्वविद्यालय में अध्यापक था? फटाफट से बताइए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। Chanakya, who was a famous minister of the Chandragupta Maurya, was a teacher in which university? क्या है सही जवाब? चलिए भाई सब बच्चे आंसर करो।
बहुत बढ़िया। चलो, जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है अच्छी बात है। हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं भैया किन के बारे में, चाणक्य जी के बारे में, तो चाणक्य जी को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, सबसे फेमस नाम है, वो है कौटिल्य। उसके बाद में, कौटिल्य के बाद में एक आता है चाणक्य, और विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। आप इन तीनों नामों के बारे में मुझे लगता है अच्छे से जानते होंगे। तो चाणक्य का ही नाम जो है वो क्या है, कौटिल्य है, और क्या है, विष्णुगुप्त है। ये क्या है, ये महामंत्री हैं किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के। महान साम्राज्य, दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का अगर श्रेय दिया जाता है, राजा बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, किनको दिया जाता है, चाणक्य को दिया जाता है। यहाँ पे राजनीति के जितने भी क्या हैं, फील्ड में काम करने वाले होते हैं, वो इनको जरूर पढ़ते हैं, गुरु मानते हैं उनको। यहाँ पे चाणक्य नीति को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इनकी किताब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो हर एक व्यक्ति को, आप में से जो ब्यूरोक्रेसी के लिए जा रहा है, जिसको पब्लिक लाइफ स्पेंड करनी है, तो उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनकी बुक है और उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को क्या करना चाहिए, जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको अर्थशास्त्र पूरी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो एटलीस्ट उसको सुन लीजिए, आजकल हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप सुन भी नहीं पा रहे हैं तो इनके हाइलाइट्स को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये तमाम बातें बताते हैं कि भाई, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। सेवन लिम्ब थ्योरी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, द थ्योरी ऑफ सेवन लिम्ब, या सेवन लिम्ब थ्योरी बोलते हैं, सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें किसी भी राज्य के बारे में, किसी भी राज्य को अगर ठीक प्रकार से चलाना है तो उसके लिए 7 चीजें बड़ी जरूरी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उनमें पहले नंबर पे होता है स्वामी। स्वामी मतलब राजा, शासक, प्रशासक, किंग बोल सकते हो आप उसको। तो उसे कैसा होना चाहिए, उसे बहादुर व्यक्ति होना चाहिए, दैवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें डेविनिटी नजर आनी चाहिए, मोटिवेशन उसका जबरदस्त होना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन उसके पास में होना चाहिए कि मुर्दों में भी जान फूंक दे वो। अगर आपके पास इस तरह की बात नहीं है, अगर राजा क्या है, लगातार पॉजिटिव नहीं है, मोटिवेट नहीं करता है, लगातार ऐसा नहीं है, ज्यादातर की समस्या ये है कि खुद ही दुखी रहते हैं। अब जरा बताइए वो क्या करेंगे। तो राजा को हमेशा क्या ऐसा होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और सभी गुणों से क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। उसके पास में शेर के भी गुण होने चाहिए, और उसके पास में लोमड़ी के भी गुण होने चाहिए, उसके पास में हर प्रकार की मेरिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारी बातें, कितनी बारी बात कर सकते हैं हम इनके बारे में। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई, तो ये इतने बड़े क्या हैं, इतना बड़ा सिद्धांत है इनका, चाणक्य जी का, अर्थशास्त्र के बारे में जब वो बताते हैं तो बहुत सारी बातें। उसमें जनपद एक इंपॉर्टेंट आता है, जनपद में जनता को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जनता कैसी होनी चाहिए, एक्टिव, पढ़ने लिखने में काम उसको मजा आना चाहिए, यहाँ पे उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जनता के बारे में क्या कहते हैं, जनपद में कहते हैं कि जनता को कैसा होना चाहिए, जनता को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। अगर जनता ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं होगा, यानी कि स्वस्थ लोग राज्य में नहीं होंगे, अगर उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, राज्य के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं जाकर के राज्य को खतरे में डाल देंगे। राज्य क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इन्हीं की बात से वापस से मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपको वाकई में देश को क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, एट द रेट 2047, तो आपको भी क्या करना है भाई, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको क्या करना है, अच्छा करना है। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, पढ़ाने का काम करते थे, कहाँ पढ़ाने का काम करते थे, दुनिया की बढ़िया यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला आजकल क्या है, याद रखना है आपको, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में, अभी तो खंडर है, लेकिन एक समय पे क्या हुआ करता था, दुनिया की द बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे आकर के इसमें पढ़ाई लिखाई करते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन हुनों के आक्रमण की वजह से, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, विध्वंस इसका कर दिया जाता है। इसके संस्थापकों की जब हम बात करेंगे, इसके टाइम की बात करेंगे, तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व की बताई जाती है, 5th सेंचुरी
BCE के बारे में यहाँ पे इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। और भरत जो है वो क्या माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं। बहुत कुछ है इसके लिए भी बताने के लिए, लेकिन आप घर पे जरूर पढ़िएगा, इतने से आपका काम बन जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इज तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, आप सारे बच्चे आंसर करिए, जितने भी महावीर, जितने भी कर्मवीर और जितने भी हमारे अभियान के लाडले हैं, फटाफट से आंसर करिए। और आप सभी लाडलों से मेरा आग्रह है कि कम से कम जो आपके दोस्त हैं, कम से कम एक दो को कम से कम आप शेयर कर दिया करो उसको, ताकि वो भी देख लिया करें, है ना, उनका भी फायदा हो जाए। ज्ञान बांटो भैया, ज्ञान बांटने से क्या है, बढ़ता है। अगर आप नहीं बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए। मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या मतलब है? जल्दी बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सारे बच्चे आप पढ़ के आंसर दे रहे हैं ना, कि कहीं से ढूंढ ढांड के आंसर दे रहे हैं? है भाई, सारे बच्चे आप जो आंसर दे रहे हैं वो ईमानदारी से दे रहे हैं ना? चलो मैं भरोसा कर सकता हूं ना। बढ़िया आंसर है सबका। लेकिन बेटा ऐसा है, जब मैं पूछूंगा, इधर आओगे जब, ये जितने भी बच्चे जो आंसर देना, मैं पूछ लूंगा सबसे। और अगर ना बताया गया तो फिर पता चल जाएगा कि तुमने कहीं ना कहीं से तो, हाँ, कहीं ना कहीं से दाल में काला नजर आ रहा है। चलिए एनीवे, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में, तो जो लोग क्या नहीं कर पाते थे, राजा को टैक्स नहीं दे पाते थे, जो राजा को कर नहीं दे पाते थे, तो राजा क्या करता था, राजा उनसे जबरन मजदूरी लेते थे। उनसे क्या किया जाता था, उनसे लेबर करवाया जाता था, विदाउट पेमेंट उनसे काम करवाया जाता था। साउथ इंडिया में ये सामान्यतः ज़्यादा ये प्रथा प्रचलित थी। लेकिन आजकल क्या है, ये बैन है। आजकल क्या है, बैन है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 23 और 23 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ऑल टाइप ऑफ फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड। हर एक प्रकार का जो बलपूर्वक श्रम है, जितने भी क्या हैं, जितने भी फोर्स लेबर के क्या हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा कोई करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है, सजा मिलेगी उसको सख्त से सख्त। बात समझ मारी? तो हमारे यहाँ पे क्या है, लेबर लॉज है, उनके हिसाब से क्या है, उसको सजा का प्रावधान है। सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट पेमेंट ना तो काम किया जाएगा ना ही करवाया जाएगा, ये आप याद रखें। संविधान के आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल 23 के अंदर है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बॉन्डेड लेबर। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ में बिहार के कुछ क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी का एक और नाम है। क्या है नाम, जरा मुझे कमेंट करके बताना आप वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम क्या था, फटाफट से बताइए। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेवलेंट इन द मौर्यन पीरियड वॉज, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, और साथ ही साथ में अगर हम विनिमय की बात करेंगे, वहाँ पे एक्सचेंज का माध्यम क्या था, मुद्रा प्रणाली थी कि नहीं थी,
तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे यानी विनिमय का जो माध्यम था, एक्सचेंज का माध्यम जो था, वो क्या हुआ करता था, उसको बोलते हैं आप पण। उसको क्या बोलते हैं आप, उसको पण बोलते हैं। ये पण जो है बेसिकली ये हुआ करता था सिल्वर का सिक्का। ये क्या होता था, सिल्वर का कॉइन हुआ करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था। यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई, तो इसका जो वेट हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 3/4। यहाँ पे इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो एक और चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसको बोलते हैं आप कारशापण। तो ये भी एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। निस्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सोने का या गोल्ड का कॉइन हुआ करता था। निस्क जो है वो किसका, सोने का या गोल्ड का क्या है, कॉइन हुआ करता था। तो ये पण जो है ये क्या था, विनिमय का माध्यम था। सो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं क्या होगा सही आंसर, जल्दी। किस शासक के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, जल्दी बताएं। इन द टाइम ऑफ विच रूलर जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, क्या है सही आंसर, बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या है सही आंसर। सभी आंसर करिए भाई सारे बच्चे, कोई भी बालक बैठा नहीं रहेगा, सबको आंसर करना है, सही हो या गलत हो प्रयास जरूर करना है। अपना जनरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या है, आपको जरूर आंसर करना है। चलिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, आपको यहाँ पे जैन काउंसिल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जैन काउंसिल्स की जब हम बात करेंगे, जैन संगतियों की बात करेंगे, या हम उसको संगीति बोलते हैं ना, जैन संगति की बात करेंगे, तो पहली जो फर्स्ट जैन संगति होती है, फर्स्ट जैन काउंसिल होती है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर याद रखना है आपको, फर्स्ट जैन काउंसिल जब होती है तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है, किसी को पता है क्या, बिहार का कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है, बिहार का कौन सा एरिया है, वर्तमान में नाम उसका पटना है, तो कमेंट करके बताना। बिहार के पाटलिपुत्र में क्या होती है, याद रखना है आपको, पहली जैन संगीति होती है, लगभग लगभग आपको याद रखना है कब, 3 सेंचुरी BCE, यानी ईसा की 30 कह सकते हैं आप, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की ये बात है, तब पहली जैन संहिता होती है। उसमें क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर जो क्या करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो स्थूल बाहु जी के अनुयायी हैं, स्थूल बाहु जी के अनुयायियों को क्या बोलते हैं आप, उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो भद्र बाहु है उनके अनुयायियों को दिगंबर बोला जाता है। यहाँ पे ये आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल इसका जो आंसर है वो सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए 8 का क्या है सही जवाब। सभी बच्चे, सभी कर्मवीर आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। अशोक के अभिलेखों के बारे में बताइए फटाफट से। विच रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। हम्म, अरे भैया आंसर करो सारे बच्चे जल्दी से, जो देगा जवाब सही उसको खिलाएंगे एक कटोरी चीनी वाली मीठी दही, लेकिन जो जवाब नहीं देगा सही
फिर हम उसको करेंगे सही। चलो हम देखते हैं आगे। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, देखिए अशोका के बारे में। अशोका जो है पहले महान नहीं था। अशोका द ग्रेट जब बनता है वो तब बनता है जब क्या करता है, वो धर्म की शरण में जाता है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब धम्म की शरण में चले जाते हैं आप, हर एक काम जब आप धर्म पूर्वक करने लग जाते हैं तो फिर धर्म आपकी रक्षा करता है। ठीक है कि नहीं? सब ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप अगर विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपका धर्म यह है कि ईमानदारी से क्या करें, आप पढ़ाई करें। अपने माँ बाप या जो भी आपके ऊपर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके ऊपर फंड लगा रहा है, आपके ऊपर जितनी भी मेहनत करी जा रही है, जो आपको पढ़ाने लिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करें, उसका आचरण करें। अगर आप धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, यानी विद्यार्थी धर्म का आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, इधर उधर की चीज़ों में अगर आपका दिमाग लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट नहीं है, एग्जाम की चिंता नहीं है, घर वालों की चिंता नहीं है, तो इसका मतलब आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और फिर आपको नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं हो सकता है अगर आप धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, कर्तव्य पालन से होता है। फुलफिलिंग द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपका जो कर्तव्य है, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, आपके घर वालों ने दिया है, टीचरों ने जो काम दिया है, अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो अगर आपको धर्म का पालन करेंगे तो आपको इच्छित रिजल्ट मिलेंगे, डिजायर्ड आपको सक्सेस मिलेगी, जो जो आप चाहते हो, यानी कि जो भी आपको आपकी ख्वाहिशें हैं, बस आप क्या करिए, धर्म का आचरण करते रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते रहिए। जितनी ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, जितनी ईश्वर ने आपको शारीरिक क्षमता दी है, उसका अनुपालन करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। बस इसी को क्या बोला जाता है। तो पहले अशोक जो है वो क्या नहीं है, ध्यान रखना है आपको, महान नहीं बने। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कई सारे रीजन थे यहाँ पे कलिंगा वार के लिए। कलिंगा वार की जब बात करी जाती है, कलिंग कहाँ पे आज की डेट में, उड़ीसा में, उड़ीसा में है, कहाँ पे, कलिंग जो है, और यहाँ पे उनका क्या होता है, फाइट होती है, कलिंगा वार। यहाँ पे खारवेल का क्या है, एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है और उसमें ये जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी। तो यहाँ पे इन व्यक्ति ने क्या किया, अशोक साहब जी ने, जिनको आप महान कह रहे हो, ठीक है कि नहीं, हमको क्या है, जो आदमियों को मारता है वो दुनिया का मूर्ख व्यक्ति नजर आता है। दुनिया को अगर जीता जा सकता है तो प्यार से जीता जा सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे इसी प्रकार से जैसे सिकंदर द ग्रेट कहा जाता है, मैं उसको मूर्ख व्यक्ति मानता हूँ दुनिया का। मतलब क्या ही सनकी आदमी था, क्या पागल आदमी था, उसने लाखों लोगों को ऐसे ही जो है अपनी सनक मिटाने के लिए क्या कर दिया, मार दिया, क्या लेके गया यहाँ से। यानी कि ऐसी ये सब हरकतें जो करी जाती हैं, क्या है आज भी, क्या है कई सारे देश हैं आपस में एक दूसरे को क्या है, लोगों को मारने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको मुझे समझ में नहीं आता है। ये सब करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं। आप किसी भी लीडर की बात कर लीजिए, अगर जब तक क्या नहीं कर रहा है, भाई हमको यहाँ पे दुनिया में हम दूसरों को मारने के लिए थोड़ा ना आए, तंग करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, जीने आए। आप अपना जीवन जिए, सामने वाला अपना जीवन जिएगा, मजे मजे में रहो, आराम से खुशी खुशी रहो, सुखपूर्वक रहो, यही पर्पज है। लेकिन क्या है, पता नहीं क्या किस तरह का क्या है माहौल है कि नहीं। 2 साल से ज़्यादा हो गए रशिया को और यूक्रेन को लड़ते हुए, उसमें हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक जान जा चुकी है। क्यों लड़ने, पता नहीं उनको क्या चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति भी क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी, समझ में नहीं आता है। अशोका महान इसको कहा जाता है, बाद में अभी क्या है, इनको अशोका महान कहा जाता है। पहले क्या है, इन्होंने लाखों निर्दोष लोगों को क्या किया, वहाँ पे मारने का काम किया। और उनको अब उसके बाद में, इस युद्ध के बाद में इनका क्या हो जा रहा है, इनका हृदय परिवर्तित हो जा रहा है, इनका क्या हो जाता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या है, ये युद्ध को छोड़ करके ये धम्म विजय की चल जाते हैं। कहाँ की तरफ, अब ये धम्म और विजय की तरफ क्या है, निकल जाते हैं। यानी कि युद्ध नीति को छोड़ करके अब ये चलना स्टार्ट करते हैं किस पे, धम्म नीति पे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपना जो 13वां शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वैसे यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो 7 इनके क्या हैं, 7 इनके हैं मेजर इंस्क्रिप्शंस, और लगभग यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे तो अलग अलग की चर्चा की बात कर, तो उसमें 33 और 34 इनके शिलालेख हैं। कई जगह पे 33 है और कई जगह पे 34 हैं, लेकिन इनमें संख्या की बात करेंगे तो 7 इसमें मेजर हैं। टोटल की बात करेंगे तो 33 और 34 इंस्क्रिप्शन हैं।
उसमें से जो 13वां शिलालेख है उसमें क्या है, कलिंग विजय के बारे में जानकारी दी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करिए फटाफट से। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे, क्या होगा सही आंसर? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से कहाँ मिलता है? अशोक के बराबर गुफा अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करिए जल्दी से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, रुद्रदामन का। इसको जूनागढ़ अभिलेख या इसको गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रुद्रदामन जो है प्रतापी शासक है, कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, विद्वानों का आश्रयदाता है। ये क्या करता है भाई, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराने का काम करता है। तो इसके जो जूनागढ़ अभिलेख है, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें जिक्र मिलता है, जानकारी मिलती है। महानतम शासकों में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया है। अगले सवाल का आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया, क्या नाम है उन शासक महोदय का? फटाफट बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। क्या है सही आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु अडॉप्टेड जैनिज्म इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। बहुत बढ़िया। ऐसा है बेटा, सुधर जाओ तुम लोग, जो जो जवाब दिया है ना जिन्होंने भी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन क्लास चल रही है सीधी सीधी। ध्यान से आंसर करो, ध्यान से, सोच समझ करके। अरे भाई, अशोक तो बुद्ध था, पहले शैव था। बुद्धिज्म अपनाने से पहले अशोक क्या था? शैव था। तो जिन्होंने भी ये बुद्ध आंसर दिया है, ये सुधर जाओ। द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। हमने थोड़ी देर पहलाया था हमने आपको, देखिए एक बहुत यहाँ पे याद रखना है सारे बच्चों को। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, वो अपने जीवन में क्या करते हैं, जब क्या होता है, मगध में लगभग 12 साल तक अकाल पड़ता है, तो उससे क्या है, काफ़ी आहत होते हैं, विचलित होते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं साउथ में, और वहाँ पे जैन धर्म को क्या करके अपना करके, और फिर वहाँ पे एक जैन धर्म में क्या होती है, प्राण उत्सर्ग करने की, अपने प्राणों को छोड़ने की, जान देने की क्या होती है, एक विधि होती है। उसको बोलते हैं संलेखना, जिसमें खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है, सिर्फ हवा सेवन किया जाता है। तो उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। तो सही इसका जो जवाब हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार फिर से जाकर के इनको देखिएगा, कोई बात ना समझ में आई हो एक बार पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, पढ़ाई ज़रूर करते रहो। जय हिंद।